शुभ प्रभात बच्चों। तो आज हम लोग जो लेसन पढ़ेंगे वो है स्वावलंबनम, और स्वावलंबनम का जो क्वेश्चन नंबर है 4 उसको हम करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन हमारे इस लेसन के बच गए हैं उनको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो यहाँ लिखा है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनो। अंक क्या होते हैं? क्या होते हैं अंक? अंका नाम लिखा अंकों के लिए। अंका नाम कृते, कृते होता है लिए, अंकों के लिए। अंक क्या होते हैं? जैसे ये क्या है? अंक। ये क्या है? अंक। 1 2 3 4 ये सब अंक होते हैं। ठीक है, जिनको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको पता है। तो ये सब अंक होते हैं। तो वैसे ही यहाँ अंक लिखे हैं यहाँ नीचे, तो आपने अंकों के लिए कौन सा वर्ड हम लोग प्रयोग करेंगे वो इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। आपको मैंने कहा है, देखो क्लास 6 वाले भी ऐसा करते हैं और क्लासेस वाले भी ऐसा करते हैं, लेकिन आपकी क्लास ऐसा नहीं करती। नीचे रिप्लाई वाले ऑप्शन में जाके कमेंट कर दिया करो, सर हमने ये वीडियो देख ली है। तो मुझे पता चल जाता है कि आपने ये वीडियो देखी है। कहीं समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता दिया करो, बाकी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 8 28 है। 28 जिसको हम लोग इंग्लिश में 28, हिंदी में 28 कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में बिल्कुल आसान है। तो पेपरों में अगर आपको ऐसे आएगा तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 28 के लिए हम इन सब में से कौन सा ढूंढ के लिखेंगे? तो यहाँ देखो, इसको क्या कहते हैं? 8 को इसका पता होना चाहिए। इसको कहते हैं अष्ट। क्या कहते हैं? अष्ट या अष्टव। और ये 2 है, ठीक है, 2 को क्या कहते हैं? द्वि। अब 20 और 8 28 है ना, 20 और प्लस 8 28। तो 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं? विंशति। क्या कहते हैं? विंशति। लेकिन संस्कृत में बोला इस तरह से जाता है, पहले इसको बोलेंगे अष्टा, फिर इसको बोलेंगे विंशति। अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। तो अष्टाविंशति का है, तो ये है हमारा अष्टाविंशति, यानी कि 1 नंबर पे अष्टाविंशति उत्तर है इसका। तो उसके बाद सीधा यहाँ चले गए, यहाँ क्या है? 27 है ना। वैसे ही 20 को क्या कहते हैं? विंशति, और 7 को कहते हैं सप्त। तो बोलेंगे किस तरह से? सप्तविंशति। तो कहाँ है सप्तविंशति? ये है सप्तविंशति, ये है सप्तविंशति। अब ये है 30। 30 को क्या कहते हैं? तो पिछली कक्षा में मैंने आपको ये सब बताया था, तो इसलिए ये बहुत आसान है। तो 30 को क्या कहते हैं? त्रिमशत। त्रिमशत। तो 31 को क्या कहेंगे? 30 का तो हमें पता चल गया, उसको कहते हैं त्रिमशत। 31 को क्या कहेंगे? एक त्रिमशत। कहाँ है एक त्रिमशत? ये है एक त्रिमशत। तो इस तरह से ये हमारे हो गए 4 तो हमारे पास हो गए, और जो बचते हैं वो भी करते हैं। तो ये आपने इस तरह से करने, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी सर कोई नया लेसन कभी भी चढ़ाएंगे। रात को 8 बजे चढ़ा रहे हैं, सुबह चढ़ा रहे हैं, उसी समय आपके पास आ जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। इसमें समय लगता है ना, तो उस समय को आप अच्छे से यूज़ करो। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो जैसे हम लोग चले जाते हैं आगे वाले पेज पे, तो यहाँ हमें देखो, यहाँ लिखा है 24। क्या लिखा है? 24। और 20 को क्या कहते हैं? विंशति। और 4 को क्या कहते हैं? चतुर। तो चतुर्विंशति ऑप्शन में जो रहेगा चतुर्विंशति, उसको आपने वहाँ पर टिक लगा देना है। और ये क्या है? 40। 40 को क्या कहते हैं? 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत। क्या कहते हैं? चत्वारिंशत। और ये है 50। 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत। क्या कहते हैं? पंचाशत। तो ये वाला प्रश्न जो है हमारा हो गया। तो ये बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 10 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं। यहाँ मैं आपको लिख के बताऊँगा अभी, ये आप अच्छे से याद कर लो ताकि
होल पूरी ज़िंदगी आपको ये संस्कृत के शब्द याद रहें और कभी भी आपको ये आ जाएं तो आप उसको आसानी से कर सकें। चलिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये लिखा है 10, 10 को कहते हैं दश, 20 को कहते हैं विंशतिः, और 30 को कहते हैं त्रिंशत्, और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, 50 को कहते हैं पंचाशत्, 60 को कहते हैं षष्टिः, 70 को कहते हैं सप्ततिः, और 80 को कहते हैं अशीतिः, और 90 को कहते हैं नवतिः, और 100 को क्या कहते हैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है शतम, शतम मतलब 100, 100। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको हमेशा याद रखो, 10 को क्या कहते हैं, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को, 100 को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे रिप्लाई में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस प्रश्न की बात करें तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न भी है और बहुत आसान भी है, ठीक है। इसमें क्या है, चित्रम, चित्र को दृष्ट्वा देखकर, मंजूषातः, मंजूषा से। अब ये मंजूषातः, मंजूषातः पूरी बुक में आएगा, तो इसको एक बार आप समझ लो। मंजूषातः होती है ये, इसको कहते हैं मंजूषातः। मंजूषातः मतलब मंजूषा से, इसको मंजूषा कहते हैं। इसको जो डिब्बा है ना, इसको कहते हैं मंजूषा। तो मंजूषा से पदानी, पदानी मैंने बताया शब्दों को कहते हैं, शब्दों को प्रयुज्य, प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। अर्थात ये जो मंजूषा है इसको देखो आप और चित्रों को देखो, इसमें जो शब्द हैं इनको इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करने के बाद क्या करो, वाक्य बनाओ, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखो बच्चों, संस्कृत आपको बचपन से तो आती नहीं है, अभी आपने यहाँ सीखनी है। हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो अब मैंने यहाँ हिंदी के भी कुछ शब्द मिक्स कर दिए हैं। तो हमें क्या करना है, हिंदी के इन शब्दों से मिला करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से ले लिया यह, और कहाँ है हिंदी वाला, ये है, ये है, ठीक है। और कहाँ है हिंदी वाला, ये है। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने एक वाक्य बनाना है। वाक्य मतलब सेंटेंस। तो कब बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ये नीचे जो जगह दी हुई है। तो कैसे बनाएंगे, यह किसान है, तो एक वाक्य बन गया। वैसे ही यहाँ पर जितने भी संस्कृत के शब्द लिखे हैं, इनको आप जब मिलाकर के लिखोगे तो उनसे क्या होगा, वाक्य बनेंगे। बस ये है कि आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो इनके जब अर्थ पता चल जाएंगे तो आप वाक्य बना लेंगे। एक और आपको तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आपने कुछ नहीं करना, इसमें जो एक वचनम वाले शब्द हैं उनको एक साथ लिख देना है, द्विवचनम वाले हैं उनको द्विवचनम वालों के साथ लिख देना है, एक साथ लिखना है, और बहुवचनम वालों को बहुवचनम वालों के साथ लिख देना है। पहले तो ये करना है। जैसे ये कृषिका, कृषिका मतलब बहुत सारे किसान, 3 या 3 से अधिक किसान। तो ये कृषिका, तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये आ सकते कृषिका। अब मैं इस चित्र को देख के एक चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। 1 किसान, 2 किसान और 3 किसान, यानी कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। 1 किसान को क्या कहेंगे, कृषिकाः। 2 को क्या कहेंगे, कृषकौ। 3 को क्या कहेंगे, कृषकाः। तो 1 किसान के लिए तो ये प्रयोग होगा, ठीक। 3 ही वाक्य बनेंगे यहाँ पर। एक तो ये हो गया, तो ये जो 2 हैं इनके लिए आ गया कृषकौ, और ये 3 है इनके लिए आ गया कृषकाः। पहले 3 सेंटेंस अगर नीचे जगह दी हुई है तो 3 जगहों पे आपने सबसे पहले 1 नंबर लगा दिया, इसके आगे लिख दिया कृषकाः, फिर इसके आगे 2 नंबर लगाया, 2 नंबर के आगे लिख दिया आपने कृषकौ, फिर 3 नंबर लगाया, फिर उसके आगे लगा दिया कृषकाः। यानी कि अर्थात मतलब पहला जो वर्ड है वो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ 3 ही रोज बनी हुई हैं ना, 3 लाइनें बनी हैं, तो 1 में, 2 में और 3 में 3 सेंटेंस बनेंगे। अब एक वचनम वाले हम सब एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जो एक वचनम वाले हैं ना, मैं सबसे पहले उनको सर्कल कर रहा हूँ। एषः एक वचनम है, कृषकाः
ये एक वचनम है ना। और कौन सा एक वचनम, एषः कृषकः। अब ये दो बैल हैं, दो बैलों से क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। एषः कृषकः क्षेत्रम, खेती, कर्षति मतलब कर रहा है। ये आ गया हमारे पास एक वाक्य। तो आप इनको मिला लो, इन वाक्यों को। फिर उसके बाद मैं आपके सामने रेड कलर में द्विवचनम के लिख रहा हूँ, ठीक है। द्विवचनम वाले कौन से हैं, कौन से हैं? ये आ गया सबसे पहले, एतौ। एतौ कृषकौ, यानी कि ये दो किसान क्या कर रहे हैं, ये इनके हाथ में क्या है, कुदाल है ना, कुदाल है। कुदाल, तो यहाँ कुदाल के लिए तो कोई वर्ण नहीं है, लेकिन कुदाल से क्या करते हैं, खनाई करते हैं, खुदाई करते हैं। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम, खनन कार्यम। द्विवचनम क्या होगा, क्री धातु का, कर, करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति। तो यहाँ क्या होगा, कुरुताः। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुताः, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दूसरा सेंटेंस। सिंपल है। मैंने पहले आपकी समझ के लिए पहले मैंने ब्लैक कलर में यूज़ किए, ये सब एक में आएंगे। फिर जो रेड में है वो सारे दो में आएंगे, दूसरे वाक्य में आएंगे। अब तीसरा वाक्य क्या बनेगा, तो तीसरे वाक्य के लिए मैं आपके लिए अलग कलर यूज़ करने वाला हूँ। ये ग्रीन कलर यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से वाक्य शुरू होगा, कैसे, एते कृषकाः, ये किसान, एते कृषकाः धान्यम, धान्य किसको कहते हैं, जब हम अपने घर में जो चावल खाते हैं ना, तो जो चावल हैं उनके जो पेड़ हैं उनको कीचड़ में ऐसे धसाते हैं, तो उसको धान्य कहते हैं, ठीक है। ये धान्यम रोपयंती, रोपयंती मतलब उसको रोपित करते हैं, उसमें ना, उसमें डालते हैं मिट्टी में, उसको रोपण करना बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा सेंटेंस, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इस चित्र का सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है, कुछ घबराना नहीं है, चित्रों को देखो और उसका जवाब दे दो, सिंपल। और ये था आपका प्रश्न संख्या 5। आपने अगर इनको बार बार देखना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, नहीं तो पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक में। चित्र भी बना सकते हो, अभी आप घर में बैठे हैं तो चित्र बनाइए, चित्र बना के ऐसे वाक्य लिखिए, बहुत आनंद आएगा। फिर वो चित्र मुझे भेज भी सकते हो आप। तो अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ लिखा है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक अंकों को पदों में लिखो, पदों में, शब्दों में लिखो। जैसे हमने यहाँ लिख के बताया, यथा 10.30, यानी कि समयवाचकन। अब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ें तो 10.30, अगर हम इसको टाइम में बोलें तो क्या होगा, 10:30, 10:30। अब किसी को कोई पूछता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 10:30 हो रहे हैं। 10:30 AM, 10:30 PM, है ना, ये अलग अलग बातें। तो यहाँ AM PM तो यहाँ आपको नहीं लिखना है, आपने सिंपल लिखना है कि यहाँ समय कितना हो रहा है, उसको आपने संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूँ, यहाँ एक शब्द है वादनम, इसको याद कर लो। वादनम मतलब बजे हैं, अभी इतना टाइम हो रहा है, इसको कहते हैं वादनम, हो रहा है। सार्ध होता है आधा, द्वादश होता है 12, कितना होता है 12, 12। यहाँ 12 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ इन्होंने 10 कर दिया, आपकी बुक में भी गलतियाँ हैं, देखो यहाँ 10 और यहाँ 12 होना चाहिए, ये द्वादश है, 12:30। तो सार्ध द्वादश वादनम अर्थात 12:30 बज रहे हैं। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना हम, 12:30 बज रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपने बाकी वालों के लिए भी प्रयोग करना है। तो यहाँ 7 बज रहे हैं, इसको हम कैसे कहेंगे? यहाँ हम कहेंगे सप्तवादनम। वादनम तो सबके साथ लगेगा ही लगेगा, वादनम सबके साथ आप पहले से ही बेशक लिख दो, वादनम तो लगना ही लगना है सबके साथ। वादनम मतलब बज रहे हैं या हो रहे हैं, वादनम तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ कितने बज रहे हैं? सप्तवादनम। तो आप लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ लिखेंगे सप्तवादनम। तो सप्त का स्पेलिंग आपने गिनती जब पढ़ ली तो वहाँ से आपको आ गया, तो सिंपल सा आपने लिख देना सप्तवादनम। अब यहाँ 2:30 हो रहे हैं, 2:30 है ना। तो 30 के लिए सीधा ऊपर भी इन्होंने लगाया था सार्ध, जिसको साढ़े कहते हैं, तो सार्ध, यहाँ सार्ध लिखना है। और 2 के लिए द्वि या ध्वा, ठीक है, सार्ध द्वावादनम, सार्ध द्विवादनम। तो एग्जैक्ट जो है वो है सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, ये आपने लिखना है। तो बाकी वालों के उत्तर मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने उत्तर आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे इसको सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम, एकादशवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकवादनम, और ये जो छोड़ दिए ये आपके लिए हैं, इसको आप खुद करो। अब मैं ही करूँगा तो उसका मतलब आप मुझे कॉपी कर रहे हो, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिख रहे हो। तो बता दिया मैंने, समझा दिया आपने। 5 को क्या कहते हैं? 5 बज रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? तो पंचवादनम। सार्ध त्रिवादनम थोड़ा मुश्किल था इसलिए लिख दिया मैंने सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को क्या कहेंगे? नववादनम। सार्ध द्वादशवादनम, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सार्ध द्वादशवादनम। अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। तो इस तरह से आपने इन सब समयवाचकों को, अंकों को पदों में लिखना है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी बहुत आसान है। तो लिखा है मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। जब रिक्त स्थान हमने पूरे कर दिए तो एक वाक्य बनेगा। तो इनको आप जब समझेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ऋतवाह भवंती, ऋतु होती हैं, सीज़न कितने होते हैं? ठीक है, कितने सीज़न होते हैं? उसके बाद पूछा है मासाह भवंती, मास होते हैं, मास होते हैं महीने, महीने कितने होते हैं? मंथ्स कितने होते हैं? इतना तो पता ही है ना, मंथ्स कितने होते हैं? मंथ्स होते हैं 12, 12 को कहते हैं संस्कृत में द्वादश, ये तो आ गया। अब द्वादश मंथ होते हैं, 12 महीनों में ऋतुएं कितनी होती हैं? 6, षड ऋतुवाः भवन्ति। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, एक महीने में इतने अथवा इतने दिन होते हैं। एक महीने में कितने से कितने दिन हो सकते हैं? या तो 63 होते हैं या 1 ठीक है, ये इसका जवाब है। ठीक है, ये जवाब है किसका? ये जवाब है इस वाले का। अब है आगे, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में जनरली इतने दिन होते ही हैं, कितने? 28 डेज, 28, अष्टाविंशति। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने? तो जो बच गया वो इसका उत्तर है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। इसके बाद में है ध्यातव्यम, यानी कि ध्यान रखना चाहिए। मुझे सबसे इंटरेस्टेड पार्ट यही लगता है। तो यहाँ पर भारतीय वर्ष के अनुसार मासों के और ऋतुओं के नाम है। ठीक है, भारत देश में इन महीनों को बोला जाता है, अपने घरों में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो ये महीने हैं कौन से? जो हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, ये भारतीय वर्ष के अनुसार मंथ्स नहीं हैं। भारतीय वर्ष के अनुसार जो मास हैं वो हैं ये वाले। ठीक है, तो ये शुरू कब से होते हैं? ये अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अप्रैल महीने से, अगर हम समझने के लिए करें तो अप्रैल से, यानी कि जब जनवरी होता है तब कौन सा मास होता है भारतीय वर्ष के अनुसार, वो आप खुद समझ लीजिए। अप्रैल से यहाँ से शुरू होते हैं। तो अप्रैल में रहता है चैत्र महीना, चैत्र मंथ, फिर होगा वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः। तो बच्चों अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये है, आगे 7वां मंथ है आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। फाल्गुनः, तो ये हमारे कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स, 12 महीने। तो इनको याद करो, हमारे देश के हैं तो हमारे देश के महीनों के हमें आने चाहिए। तो जो हम लोग बोलते हैं वो किस देश के हैं वो आप खुद पता कीजिए, ठीक है। क्या हम अपने देश के मासों के नाम नहीं जानते? एक तरफ तो हम लोग संस्कृत में प्लज लेते हैं जब भारतम अस्माकम मातृभूमि, भारत हमारा देश है, इंडिया इज़ अवर कंट्री, है ना। और दूसरी ओर हम इंडिया की चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इंडिया की चीज़ों को जानो, हम कोई विदेशी नहीं है, हम भारत देश के ही हैं, और भारत देश के होने के नाते हमें इन महीनों के नाम आने चाहिए, ठीक है। तो अब इन 2 महीनों में कौन सा सीज़न चल रहा होता है उनका नाम है, क्योंकि 12 मंथ है, 12 को 12 को 6 के साथ हमने जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें हर एक सीज़न जो है वो 2 ऋतुओं में मिलता है ना। एक सीज़न जो है 2 मंथ्स में मिलता है। तो एक यहाँ वसंत सीज़न है, तो वसंत कब रहता है? चैत्र वैशाख महीने में। तो ग्रीष्म मतलब गर्मियाँ, ये स्प्रिंग रहता है, ये गर्मियाँ समर रहता है। तो समर कब रहता है? ज्येष्ठ आषाढ़। फिर आ गया हमारा रैनी सीज़न जिसको वर्षा ऋतु कहते हैं ना, ये कब रहता है? श्रावण भाद्रपद में। हाँ, फिर आ गया हमारे पास आश्विनः कार्तिकः, तो ये आश्विनः कार्तिकः इसको कहते हैं, इसमें रहती है शरद ऋतु जिसको विंटर सीजन कहते हो आप लोग। हाँ, फिर उसके बाद आ गया मार्गशीर्षः पौषः, तो इसको हम कहते हैं हेमंतः, हेमंत ऋतु होती है, ठीक है। हेमंत ऋतु कौन सी ऋतु होती है? जब बर्फ का अंत होता है, हिम प्लस अंतः, हेमंतः। तो फिर अंत में है हमारे पास ऋतु कौन सी? शिशिरः, ये छठी ऋतु है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार इसको हर दिन जब पढ़ेंगे तो आपको ये आ जाएगी, और आपको फिर प्राउड होगा कि हम लोग भारतीय हैं, और आप गर्व से कहोगे भारत माता की जय। तो इस तरह से तभी हम कह सकते हैं जब हम भारत देश की हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये भारतीय वर्ष के अनुसार मासों के और ऋतुओं के नाम हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। बस आज तक का टॉपिक यहीं तक है, आपका ये वाला लेसन स्वावलंबनम, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हमने 2 वीडियोस में देख लिए। अब आपने क्या करना है, इनको कॉपीज़ पे लिखना है, याद करना है। मैं कुछ ही दिनों में आपका टेस्ट लूँगा, तो आपने उस टेस्ट में अच्छे से जवाब देने। जवाब तभी दे पाओगे जब आप मुझे कुछ क्वेश्चन करके पूछोगे। मुझे भी पूछा करो कि सर ऐसा कैसे होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं, सभी नहीं पूछते, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूछ सकते हो। नीचे रिप्लाई में भी कमेंट कर सकते हो, वैसे मुझे आप गूगल क्लासरूम में भी मुझसे पढ़ सकते हो। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।